सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 8वीं कक्षा के 14वें गद्य पाठ जीवन धात्री वर्षा संकलित और इस जीवन धात्री वर्षा का विधा है कहानी। तो छात्रों अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 100 देखिए। इस पाठ के निहित आए नए शब्दों को हम पहचान कर अध्ययन करके समझकर पाठ की ओर बढ़ेंगे तो पाठ में आसानी से मालूम हो जाएगा। पहला शब्द है मूल। इसका अर्थ हो गया आधार। हम कन्नड़ में भी कह सकते हैं आधारा, मूला। और एक शब्द है नाला। इसका अर्थ हो गया पानी बहने का पतला सा मार्ग, यानी छोटी नदी, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं ಒಂದು ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ, ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆರೆ, कालुवे ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और एक शब्द है झील। इसका अर्थ होगा प्राकृतिक जलाशय। कन्नड़ में कह सकते हैं जलाशय। शब्द है तालाब। इसका अर्थ हो गया पानी का बड़ा कुंड। और इसका कन्नड़ में अर्थ है जो हम कहते हैं वंडा, जो अधिक से पानी का वहाँ पर रहता है, उसको हम तालाब कहते हैं। कन्नड़ में कहते हैं वंडा। पोखरा भी कह सकते हैं हिंदी में। कण शब्द आया हुआ है बहुत छोटा टुकड़ा, इसका अर्थ है। और हम इसको कन्नड़ में कह सकते हैं कण, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। बाष्प शब्द इस गद्य पाठ के निहित आया हुआ है। इसका अर्थ है भाव। इसको हम कन्नड़ में कह सकते हैं आवी। आमतौर पर शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। इसका अर्थ हो गया साधारणतया। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ साधारणವಾಗಿ। बरसना शब्द इस पाठ के निहित है आकाश से जल का गिरना, या इसको हम कह सकते हैं कन्नड़ में हरियुವುದು अथवा हरिಸುವುದು, ಬೀಳುವುದು। ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಹನಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ बरसना, हरियुವುದು। और एक शब्द है वर्षा। यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा वर्षा, वर्षा। कन्नड़ में मಳೆ। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ, ಕಾಯುವುದು। अकाल शब्द आया हुआ है इस पाठ के निहित सूखा। अकाल सूखा। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ बरगाल। और किनारा शब्द आया हुआ है। किनारा शब्द का अर्थ हो गया नदी या जलाशय का तट। नदी या जलाशय का तट को हम किनारा कहते हैं हिंदी में। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ದಡ। ನದಿಯ ದಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯದ ದಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾಲುವೆಯ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗೆಯ ಹೊಂಡದ ಒಂದು ದಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿನಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और एक शब्द है स्रोत। इसका अर्थ हो गया मूलाधारा। जो हमने पहले शब्द पढ़ा हुआ है मूल, इसका आधार। ये स्रोत यानी इसका अर्थ भी आपको हो गया मूला आधार। कन्नड़ में भी यहाँ कह सकते हैं मूल आधार। तो छात्रों इस पाठ के निहित नए शब्दों को हमने पहचान लिया। अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले इस पाठ का आशय क्या है। छात्र पानी के
उपयोग और लाभ से परिचित होते हैं। आप सभी छात्र पानी से कौन कौन से लाभ हैं, पानी के कौन कौन से उपयोग हैं, इसके बारे में आप पहचान जानकारी इस पाठ में पा सकेंगे। यही इस पाठ का आशय है। तो देखें सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 98 देखें। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है, सही है। पानी नहीं तो जीवन नहीं है, इसीलिए जीवन के लिए तो पानी अनिवार्य है। सभी के लिए जीने के लिए क्या अनिवार्य है? पानी बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी के स्रोत अनेक हैं। तो हमें पानी कहाँ पर मिलता, तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो हम पहचानेंगे नदी, नाला, सागर आदि। नदी से हम पानी मिलता है, हमें सागर से पानी मिलता है, नाले से पानी मिलता है, आदि अनेक स्रोत से हमें पानी मिल जाता है। ये सब पानी के स्रोत हैं, पानी मिलने के स्थल हैं। इन सब का कारण है वर्षा। यदि नदी में पानी अधिक है तो उसका कारण है वर्षा। यदि सागर में पानी अधिक है तो उसका कारण है वर्षा। यदि नाला तालाब में पानी अधिक है तो उसका मुख्य कारण है वर्षा। वर्षा अधिक होगी तो तालाब में, नाले में, नदी में पानी भर जाएगा। तो हमें ज्ञात हुआ नदी, नाला, तालाब में यदि पानी अधिक है उसका कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। जब नदी, नाला, तालाब, सागर आदि इन सभी में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी गर्मा कर सूरज की गर्मी से बाष्प के रूप में ऊपर उठता है और आसमान की ओर चले जाता है। बाष्प बनकर जब पानी के कण आसमान की ओर चले जाते हैं तो वही कण, वही बाष्प आसमान पर जाके बादल बनते हैं। सूरज की गर्मी से नदी, झील, तालाब, सागर आदि इन सभी पर सूरज की किरणों से पानी बाष्प बनकर ऊपर उठता है और ऊपर जाकर यही बाष्प के कण बादल बन जाते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। जब यह बाष्प के कण ऊपर जाकर बृहद स्वरूप ले लेते हैं तो तब इन बाष्प के कण बादल बन जाते हैं। तो इन बादलें ठंडी हवा के कारण आपस में टकराते हैं, एक दूसरे टकराते हैं तो यह बाष्प के कण पानी के बूंद में परिवर्तन हो जाते हैं, पानी के बूंद बन जाते हैं और बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। जैसे ही बादल ठंडी हवा के कारण ऊपर आपस में टकराते हैं तो तब वह बाष्प के कण जाकर पानी के बूंद बन जाते हैं। वही पानी के बूंद जब अधिक होकर धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तो तब वर्षा के रूप में बरसते हैं, तो तब बरसात होता है, तो तब वर्षा होती है। उसी को हम वर्षा कहते हैं, उसी को हम बरसात कहते हैं।
इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। इस तरह धरती से बादल तक और बादल से धरती तक इस बाष्प की यात्रा बहुत ही रोचक है। जैसे ही सूरज की किरणें इन नदी, तालाब, झील आदि में पड़ती हैं तो वहाँ पर बाष्प बनकर ऊपर उठकर बादल बन जाते हैं, और वही बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो आपस में बाष्प के कण पानी के बूंद में परिवर्तन होकर जब वही बूंद वाले बादल अधिक होते हैं तो भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तो तभी वर्षा बरसती है, तो तभी बरसात होता है। उसी को हम वर्षा कहते हैं। यह धरती से बादल तक और बादल से धरती तक की बाष्प की यात्रा बहुत ही रोचक है। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती, मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। जैसे ही यूरोप देश में साल के 12 महीने वर्षा होती रहती है, यहाँ पर तो उस तरह नहीं होती। यहाँ पर तो वर्षा मानसून की हवाएं ले आती हैं। जब मानसून की हवाएं आती हैं तो तब वर्षा का प्रारंभ काल होता है। तो मालूम हो गया भारत देश में वर्षा कौन लाती है? मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में भी वर्षा आमतौर पर कम होती है, और यहाँ पर सर्दी के दिन और गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होती के बराबर है। गर्मी के दिन जो धूप अधिक होती है तो तब वर्षा नहीं होती। यहाँ तो आमतौर पर कभी कभार हो भी सकती है, होगी ही नहीं यह हम नहीं कह सकते। हाँ, गर्मी में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, बरसात हो सकता है, और सर्दी के दिन में भी वर्षा नहीं होती, कुछ स्थलों पर हो भी सकती है। आमतौर पर हम देख सकते हैं कि सर्दी और गर्मी के दिनों में वर्षा कम होती है अथवा नहीं होती के बराबर है, और इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। सब लोग इसलिए वर्षा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गर्मी और सर्दी के दिनों में सब लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, यदि वर्षा ही नहीं हो गई तो, यदि बरसात ही नहीं हुआ तो अकाल पड़ जाता है। खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। सभी खेत सूख जाते हैं, सभी बैल भैंस जानवर मरने लगते हैं। यहाँ सबका प्रमुख कारण क्या है? वर्षा है। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। देखिए, वर्षा न होगी तो भी हमें तकलीफ है, वर्षा अधिक होगी तो भी हमें तकलीफ है। तो वर्षा किस प्रकार होनी चाहिए? साधारण तरह से होनी चाहिए। इस प्रकार अधिक भी नहीं, इस प्रकार कम भी नहीं। तो देखिए, अधिक वर्षा हो गई तो सभी नदियां, सागर, झील, तालाब अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। इसको बाढ़ कहते हैं। तब हम इसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं, जो हम कन्नड़ में कहते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अधिक वर्षा हो गई तो सब फसलें पानी में बह जाते हैं और घर पानी में बह जाते हैं और अपने अनेक चीजें खो देना पड़ता है। इसको हम बाढ़ कहते हैं। जो देखिए, कम वर्षा होगी तो अकाल होगा,
अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ होगा। आप यह दो शब्द याद रखिएगा। और देखिए, वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। आप सभी को याद रखना चाहिए, वर्षा का जो जल है, इस दुनिया भर में भी आप कहीं भी जाइए, सबसे शुद्ध और साफ जो पानी है, जल है, तो वह वर्षा का जल है, तो वह बरसात का पानी है। इस दुनिया में सबसे शुद्ध और साफ पानी। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। किसानों के लिए तो ये वर्षा, यह बरसात एक वरदान है। यदि वर्षा नहीं होगी, यदि बरसात नहीं होगा तो किसान अपने खेतों में कुछ उगा नहीं पाएंगे, फसल नहीं पका पाएंगे। इसलिए सभी किसानों के लिए वर्षा तो एक वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। केवल किसानों के लिए अनाज उगाने के लिए जितना अनिवार्य है, उतना ही सभी लोगों के लिए वर्षा अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा के बिना किसी का कार्य ही नहीं चलता, इसलिए सबके लिए वर्षा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। इस संसार के, इस दुनिया के, इस जगत के सभी लोगों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी प्राणियों के लिए पानी, वर्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। पानी के बिना तो कोई कार्य ही नहीं किया जा सकता। पानी नहीं है तो कोई कार्य भी नहीं है, पानी है तो सब कुछ कार्य है। इसलिए जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि आप देख सकते हैं, जैसे कि नहाना धोने के लिए हमको पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और स्नान करने के लिए पानी चाहिए, अपने कपड़ों को साफ करने के लिए पानी चाहिए, अपने घर को साफ रखने के लिए पानी चाहिए, पकवान के लिए पानी चाहिए। यदि आप कुछ भोजन बनाना है तो उसके लिए भी आपको पानी चाहिए। पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। यदि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो छात्रों, पानी हम सबके लिए, इस दुनिया में बसे सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य है। और सिंचाई बुआई, नहाना धोना, देखिए जैसे किसान अपने खेतों में फसल उगाना चाहता है तो उसके लिए पानी चाहिए। यदि उस किसान को पानी नहीं मिला तो वह किसान अपने खेत में कुछ भी नहीं उगा सकता, कुछ फसल नहीं पका सकता, कुछ भी नहीं उगा सकता। उसको मूल आधार है पानी। यदि उसको पानी मिल गया तो वे अपने खेत में पानी के साथ अपनी फसल को उगा सकेगा और अच्छी से अपने फसल को भी क्या कर पाएगा, सिंचाई बुआई कर पाएगा। कोई भी धोने के लिए चाहिए, मकान साफ रखने के लिए चाहिए, हर एक वस्तु के लिए, प्रत्येक चीज के लिए हमें क्या चाहिए, पानी अनिवार्य है। पानी के बिना तो किसी का जीवन असंभव है। इस तरह वर्षा जन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस तरह आप देख सकते हैं, इस संसार में बसे हुए सभी लोगों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी अनिवार्य है। उसी तरह हमारे देह में 70% पानी के
रहना ज़रूरी है। यदि पानी का स्रोत हमारे शरीर में 70% रहेगा तो तभी हम एक स्वस्थ और एक अच्छे व्यक्ति रह सकते हैं, और पानी के बिना तो हमारा कोई जीवन ही नहीं है। इसलिए इस जीवन धात्री वर्षा में कहा गया है, यहाँ एक संकलित गद्य पाठ है, कहानी है इसकी विधा। जीवन धात्री वर्षा, इसकी विधा कैसी है? एक कहानी है। और यहाँ पर सबसे अधिक किसानों के लिए तो पानी अत्यंत जरूरी है। यदि किसान अपने खेतों में फसल उगाएगा तो तभी हम अपने पेट भर पाएंगे। यदि फसल नहीं उगाएगा किसान तो हम अपने पेट नहीं भर पाएंगे, अर्थात हम खाना पीना नहीं कर पाएंगे। क्या सभी फसल उगाता है? नहीं, केवल किसान अपने खेतों में फसल उगाता है और हम सब उसको खरीद कर भोजन के रूप में खाते हैं। यदि मान लीजिए आपने सब कुछ चीजें खरीद ली बाजार से, सब कुछ चीजें खरीद लाई, बिना पानी के लिए उसको पकाओ, संभव है? असंभव है, संभव नहीं है। यदि आपको खाना पकाना है तो आपको पानी का इस्तेमाल करना है, तो आप पानी को उपयोग मिलाना है। बिना पानी के आप कोई भी पकवान नहीं पका सकते, नहीं बना सकते। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़रूरी, सबसे आवश्यक किसानों के लिए पानी चाहिए ही। यदि किसान अपने खेतों में अनाज उगाएगा तो हम सब उस चीज़ों को खरीदकर, उन वस्तुओं को खरीदकर हम खाकर जीवित रहेंगे। इस कारण से, इसलिए इस संसार में बसे सभी जीवों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए वर्षा अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के बिना तो किसी का जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। कितना अद्भुत एक उक्ति यहाँ पर कहा गया है। देखिए, जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं, बिल्कुल सही कहा है। जहाँ पर वर्षा ही नहीं होगी वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, संभव नहीं है। इसलिए जहां वर्षा है वहां ही जीवन है, जहां वर्षा नहीं है वहां जीवन नहीं है। कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। तो छात्रों, आशा करता हूं आप सबको यह पाठ बहुत ही आसानी से मालूम हुआ होगा। अपने मन में 5 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। आप इस नन्हे से छोटे से एक गद्य पाठ को पढ़कर अपने मन में इसका अर्थ ग्रहण कीजिए, इसका सारांश को पढ़कर ग्रहण कीजिए। इस पाठ के निहित आए हुए भाषाभ्यास को भी आप पढ़ लीजिए। और इस वक्त जो मैंने आपको अभी पाठ पढ़ाया है, इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक 5 मिनट के लिए अपने मन में पढ़ लीजिए। यदि आपको उसके दौरान जब आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ते समय आपको कोई भी कठिनाइयाँ होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी वाक्य हो सकता है, कोई भी उसका अर्थ हो सकता है और कुछ, इसके बारे में आप 5 मिनट के लिए मन में इसको पढ़ लीजिए और आप मुझे इसके बारे में आपको कठिनाइयाँ पूछ सकती हैं।